नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। साइबर कमांडो करेंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की निगरानी। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 18 जिलों को संवेदनशील किया गया घोषित। माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा। अश्विन ने वेस्टइंडीज को दी सलाह। चलिए अब बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीईआरटी में 117 शैक्षणिक पदों पर निकली भर्ती। एनसीईआरटी ने विज्ञापन संख्या 177/2026 के तहत 117 शैक्षणिक पदों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा लाइब्रेरियन पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक ncert.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1000 रुपए है, जबकि अन्य वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा और नियुक्तियां देश के विभिन्न एनसीईआरटी परिसरों में की जाएंगी। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 947 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 60 पदों का चयन केवल लिखित परीक्षा से होगा और उनका परिणाम अंतिम चयन के साथ घोषित होगा। शेष 887 पदों के लिए लिखित और साक्षात्कार दोनों आधार होंगे, जिनके लिए 2719 अभ्यर्थी साक्षात हेतु सफल भी घोषित किए गए हैं। अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा घना कोहरा और तेज हवाएं। लखनऊ में इस माह मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसका कारण लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। इनसे तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, गलन बढ़ेगी और कोहरा भी छाया रहेगा। अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा रहने की संभावना है। 6 और 9-10 फरवरी को 2 नए विक्षोभ आएंगे, लेकिन वर्षा की संभावना कम है। तापमान सामान्य से कुछ कम रहेगा। साइबर कमांडो करेंगे कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की निगरानी। देश की प्रमुख ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं जैसे कि नीट, यूजी, पीजी, जेई मेंस और एडवांस शुचिता बनाए रखने के लिए साइबर कमांडो सक्रिय होंगे। उत्तर प्रदेश में 14 कमांडो है। गोरखपुर में उपेंद्र सिंह निगरानी करेंगे। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि हैकिंग, पेपर लीक, फर्जी वेबसाइट, बॉट अटैक आदि पर कड़ी नजर रखी जाए। परीक्षा से पहले, दौरान और बाद में सर्वर, सोशल मीडिया और डार्क वेब की मॉनिटरिंग भी कराई जाए। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 18 जिलों को संवेदनशील किया गया घोषित। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं को नकल विहीन व शांतिपूर्ण कराने के लिए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की। 18 जिलों को संवेदनशील घोषित कर विशेष निगरानी, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, एसटीएफ, एलआईयू मॉनिटरिंग तथा स्ट्रांग रूम की रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए गए। 8033 केंद्रों पर लगभग 53.38 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परिवहन, बिजली व सोशल मीडिया निगरानी को सुनिश्चित करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। अयोध्या के पूर्व आईजी प्रवीण कुमार को लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया है। वहीं सुजीत पांडे को अग्निशमन एवं आपात सेवाओं का डीजी बनाया गया। 11 जिलों के एसपी व एसपी बदले गए हैं। कई अधिकारियों को प्रोन्नति मिलने के बाद नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे कि मिर्जापुर, लखीमपुर, मेरठ, पीलीभीत, सहारनपुर और मुरादाबाद के अधिकारी को। अन्य पदों में अपर पुलिस आयुक्त और डीआईजी के नए तैनाती भी शामिल है। यूपी में उद्योग पंजीकरण प्रक्रिया अब होगी आसान। इन्वेस्ट यूपी की पहल के तहत 9 से 16 फरवरी के बीच यूपी सिडा के सूरजपुर, गाजियाबाद और संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 100 से भी अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र सुविधा शिविर आयोजित करेंगे। इन शिविरों में उद्योगों को फैक्ट्री पंजीकरण, एनओसी, सब्सिडी, प्रोत्साहन और दस्तावेजी प्रक्रियाओं से संबंधित मार्गदर्शन और स्थल स्तरीय सहयोग मिलेगा। मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, पंजीकरण सरल होगा और उद्योगों को सरकारी लाभों तक समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी। सिंचाई परियोजनाओं में पारदर्शिता पर दिया गया जोर। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता, समय सीमा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा परियोजनाएं समयबद्ध पूरी करने किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए और निरीक्षण करने की बात कही, ताकि जवाबदेही बनी रह सके। माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय सहायता प्राप्त, अनुदानित तथा मान्यता प्राप्त स्व वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों को, विषय विशेषज्ञों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी तथा निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने का शासन आदेश जारी किया है। योजना में प्रति शिक्षक लगभग 3000 रुपए वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को हेतु अलग आदेश शीघ्र जारी होगा और उसमें भी जल्द लागू रहेगा। साथ ही है 80% स्मार्ट मीटरों का बैलेंस हुआ नेगेटिव।
उत्तर प्रदेश में पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदलने के बाद लगभग 80% उपभोक्ताओं के मीटर बैलेंस नेगेटिव हो गए हैं, जिससे 1066 करोड़ रुपए बकाया हो गया। पावर कॉर्पोरेशन ने कंपनियों को जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज, ऐप इंस्टॉल और नंबर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता परिषद के अनुसार स्मार्ट मीटर बिलों में गड़बड़ी भी रिचार्ज न कराने की बड़ी वजह बताई गई है। अंबेडकर नगर में 261 सड़कों का नवीनीकरण को मिली मंजूरी। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़कों को गड्ढा मुक्त और आवागमन सुचारू बनाने के लिए योगी सरकार ने 261 सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत को मंजूरी दी है। 33 करोड़ रुपए की लागत से प्रांतीय व निर्माण खंड कार्य करेंगे, जिनमें 140 और 121 सड़कें शामिल हैं। पहली किस्त के रूप में 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इससे 4 लाख से भी अधिक लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। घाघरा घाट पुल बंद, ट्रैफिक हुए प्रभावित। घाघरा घाट स्थित संजय सेतु के जॉइंटर में दरारें आने से खतरा बढ़ गया है। एनएचएआई ने पुल की मरम्मत के लिए 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक इसे बंद रखने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है। प्रतिदिन लगभग 70 से 75 हजार लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं और पैंटून पुल जैसे विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। हालांकि सभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लखनऊ में आवंटियों के लिए ओटीएस राहत। लखनऊ में एलडीए और आवास विकास परिषद जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना यानी कि ओटीएस लागू करने की तैयारी में है, जिससे करीब 6000 आवंटियों को राहत मिलेगी। योजना के तहत बकाया मूल राशि पर लगने वाले भारी ब्याज में कमी की जाएगी, जिससे आवंटी आसानी से भुगतान कर सकेंगे और रजिस्ट्री करा पाएंगे। शासन आदेश जारी होते ही योजना की शर्तें और समय सीमा घोषित की जाएगी, जिससे राजस्व वसूली भी तेज होगी। ट्रेन सीट आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव। रेल मंत्रालय ट्रेन बोर्डिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब टीटी यात्री के निर्धारित स्टेशन पर न आने पर अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि चेकिंग के समय ही सीट को नॉन टर्न अप दर्ज कर तुरंत वेटिंग या आरएसी यात्रियों को आवंटित कर देंगे। सीट आवंटन की सूचना सीधे मोबाइल पर मिलेगी और इससे खाली सीटों का बेहतर उपयोग होगा और प्रतीक्षा सूची यात्रियों को तुरंत लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने पटरी दुकानदारों को दी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पटरी दुकानदारों को राहत दी है। आदेश के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का सर्वे और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी होने तक किसी भी मौजूदा पटरी दुकान को नहीं हटाया जाएगा, यदि वे यातायात में बाधा नहीं बनाती। नगर निगम को वेंडिंग प्लान बनाने और राज्य सरकार की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया है। मामला 3 माह में पुनः सूचीबद्ध होगा। कांवड़ियों की सुरक्षा हेतु ट्रैफिक डायवर्जन। फाल्गुन कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी की जा रही है। ब्रजघाट से चौधरपुर तक 20 से भी अधिक अवैध कट स्थायी रूप से बंद किए जाएंगे। खासकर गजरौला क्षेत्र में भीड़ बढ़ने पर 11 फरवरी से हाईवे पर वाहनों का डायवर्जन लागू होगा, जबकि 9 फरवरी से बिजनौर बदायूं मार्ग पर डायवर्जन शुरू होगा। पुलिस बल तैनात कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। अश्विन ने वेस्टइंडीज को दी सलाह। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रविचंद्रन अश्विन ने निराशा जताई कि वेस्टइंडीज ने निकोलस पूरन और सुनील नरेन को संन्यास से वापस लाने की कोशिश सफलतापूर्वक नहीं की। अश्विन ने कहा कि बोर्ड को दोनों खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए था। उन्होंने वेस्टइंडीज टीम की क्षमता पर भरोसा जताते हुए प्लानिंग और अप्रोच सुधारने की जरूरत बताई। वेस्टइंडीज ग्रुप सी में इंग्लैंड, नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड के साथ है। घुमंतु समाज को मिलेंगे स्थायी आवास। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने घोषणा की कि घुमंतु समाज के लोगों को स्थायी आवास और पहचान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों ने बताया कि पहचान पत्रों के अभाव में शिक्षा और अन्य सुविधाओं में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गोरखपुर में प्रधानों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। गोरखपुर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय व राज्य मार्गों से जुड़े 248 गांवों के ग्राम प्रधानों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। दुर्घटना होने पर ग्रामीण घायलों का त्वरित रेस्क्यू करेंगे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करेंगे। गोल्डन आवर की महत्ता पर जोर दिया गया है। घायलों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जबकि हादसों में कमी लाने वाले प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। गुड़धोइया नाला परियोजना से जलभराव होगा खत्म। गुड़धोइया नाला परियोजना 495 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर शहर के जलभराव समस्या को दूर करने के लिए चल रही है। अब तक 82% कार्य पूरा हो चुका है। 9.25 किलोमीटर नाला, 38 MLD क्षमता की STP, 17.94 किलोमीटर इंटरसेप्टिक सीवर लाइन, 18 ब्रिज कल्वर्ट और 15 मेन पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जून 2026 तक पूरा होने पर करीब 1.5 दर्जन वार्डों की जलभराव समस्या खत्म होगी। संपत्ति विवरण न देने पर हजारों राज्य कर्मियों का रुका वेतन। योगी सरकार द्वारा राज्य कर्मियों से चल अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण मांगने के बावजूद 47,816 कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक जानकारी नहीं दी।
इनमें स्वास्थ्य, गृह और राजस्व विभाग के 57% से भी अधिक कर्मचारी हैं। सरकार ने ऐसे कर्मियों का वेतन रोककर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है, जबकि 8,17,631 कर्मचारियों ने समय पर विवरण जमा किया। कई विभागों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, सख्ती जारी है। राज्य भर में सख्ती जारी है। कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा नया एकमुश्त टैक्स। उत्तर प्रदेश में संशोधित मोटरयान कराधान नियम 2025 के तहत 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहनों पर अब एक मुश्त टैक्स लागू किया जाएगा, जो वाहन के मूल्य पर आधारित होगा। 10 लाख तक पर 10.5% और इससे अधिक पर 12.5%। इससे बार बार तिमाही टैक्स जमा करने की जरूरत खत्म होगी और पुराने वाहनों को हर वर्ष 8% तक छूट मिलेगी। निजी वाहन को भी निर्धारित शुल्क देकर कमर्शियल बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी प्रतिमा सिंह की। प्रतिमा सिंह भारतीय महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 6 फरवरी यानी कि आज 1990 को वाराणसी में हुआ था। वे जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और खेल परिवार से आती है। उनकी कई बहनें भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। प्रतिमा ने 2003 में बास्केटबॉल शुरू किया, 2006 में जूनियर भारतीय टीम में चयनित हुई और 2008 में टीम की कप्तान बनी। इसके साथ ही कई जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते। लखनऊ में केवल तय स्टॉप पर ही रुकेंगी बसें। लखनऊ में सिटी बसों के मनमाने ढंग से रुकने पर अब सख्ती की जाएगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के नए प्रबंध निदेशक ने आदेश दिया कि बसें केवल 40 चिन्हित स्टॉप पर ही रुकेंगी। नियम तोड़ने पर चालकों व परिचालकों पर जुर्माना लगेगा और इससे जाम कम होगा और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर बनेगी तथा यातायात व्यवस्था सुधरेगी। शहर में नियमित निगरानी भी होगी ताकि पालन सुनिश्चित हो सके और पूरी तरह से प्रभावी लागू हो। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1999 में देश का पहला पेस मेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। 1940 में भूपेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक थे। 1915 में प्रदीप का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। 1913 में दीवान रंजीत राय का जन्म हुआ था। ये महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे। 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। ये भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 2022 में लता मंगेशकर का निधन हुआ था। ये भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सिमोना हालेप किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? ए बैडमिंटन, बी तैराकी, सी फुटबॉल या फिर डी टेनिस? इसका सही जवाब है डी टेनिस। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात? इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। हमारा तीसरा सवाल है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात? इसका सही जवाब है सी महाराष्ट्र। हमारा चौथा सवाल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन बन गया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी भारत? इसका सही जवाब है डी भारत। हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी मद्रास या फिर डी आईआईटी मुंबई? इसका सही जवाब है बी आईआईटी गुवाहाटी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मुसाफिर कुमार, मदन मोहन, अमित राय, स्वतंत्र कुमार, अभिषेक कुमार, गोविंद पांडे, रमेश गुप्ता, तारकेश्वर राय, अजय सिंह, श्रवण कुमार, शिल्पी पांडे, विलास कुमार, गोपाल सिंह, श्याम किशोर, अनुज कुमार, सोना राजपूत, लक्ष्मी चौहान, मोहिनी यादव और भान सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।